जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हमारे साथ AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के प्रेसिडेंट जनाब कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। इस इंटरव्यू में हम जनाब कलीमुल हफीज साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कल कुछ दहशतगर्दों ने जो है सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान पर दिल्ली में हमला किया, वहां पर नारेबाजी की। तो उसके फौरी बाद वहां पर पहुंचने वाली शख्सियत और अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंचने वाली शख्सियत जनाब कलीमुल हफीज साहब हम आज हमारे साथ मौजूद है इस कॉन्फ्रेंस में। हम कलीमुल हफीज साहब से जानना चाहेंगे कि कलीम साहब, जो कल वाकया दिल्ली में पेश आया है, वो पहले तो ये बताइए आप किस वक्त का वाकया है वो? देखिए, कल शाम को 5 बजे करीब कोई 12 से 14 गुंडे सदर साहब के जो दिल्ली की रिहाइश गाह है उसके पीछे वाले गेट पर आ गए और उनके हाथों में बहुत धारदार हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, फरसे थे और वो स्लोगन लगा रहे थे, हर हर महादेव, जय श्री राम। और उन्होंने सबसे पहली हरकत ये की कि नेम प्लेट तोड़ के सदर साहब की नेम प्लेट पे एक और दूसरी नेम प्लेट लगा दी। उस पर लिखा हुआ था असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही। उसके बाद उन्होंने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और पूरा जो गेट को तोड़ने की कोशिश की और बड़े बड़े पत्थर वो अंदर बरसाने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी चोटें नहीं आ पाई ज़्यादा, चूँकि वक्त रहते वो अंदर चले गए, उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन शीशे वगैरह सब टूट गए और वो लोग वीडियो अंदर से ही बना रहे थे। दूसरे नंबर पे इनके हौसले इतने बुलंद थे जो काम करने वाले थे, क्योंकि उनको कोई कानून का डर नहीं था। उन्हें इस बात का वो बेखौफ थे कि कोई यहाँ पुलिस भी आएगी और हमें पकड़ेगी। वो बाकायदा उन्होंने अपनी वीडियो बनाई और उसको लाइव किया और लाइव करने के बाद इसी बीच जो चौकीदार है वहाँ पे राजू लाल, उन्होंने टेलीफोन किया पुलिस को और आधे घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुंची। और पुलिस जब पहुंची तो उसमें से 5 गुंडे और एक उसमें सरगना उनका जो ललित है वो था और 4 और मौजूद थे, उनको पकड़ के वो ले गई। जैसे ही वो पुलिस को ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई उनको थाने में, हमें पता लग गया इतने में, और हमारी पूरी टीम जो दिल्ली मजलिस के जो भी कारकुनान जिनको जिनको पता चलता रहा वो सब वहाँ बराबर में ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहाँ पहुँच गए और हमने थाने का घेराव किया और हमने उन पर दबाव डाला कि आप इस पे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन दिल्ली पुलिस आखिर तक ये कोशिश करती रही कि ये इस पे मुकदमा दर्ज ना हो तो बहुत हल्का हो, ऐसा हो जाए जो बेलेबल ऑफेंस में हो जाए ताकि थाने से ही बेल दे दें। लेकिन चूंकि इतने कारकुनान जमा होते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, जब रात के 10:30 बज गए और ACP से मेरा काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट हुआ इसको लेके, और मैंने कहा कि अगर आपने बेलेबल ऑफेंस लगा के अगर इसको आपने FIR कर दी तो हम इसको मानेंगे नहीं और ये एहतजाज और बढ़ जाएगा। तो खैर इतना तो किया पुलिस ने कि एक नॉन बेलेबल एक धारा लगाई, यानी जो 3 PDPP एक्ट थे, और 2 बेलेबल ऑफेंस धाराएं लगाई, एक 188 और एक 427। लेकिन हमारा कहना ये था कि ये वही दिल्ली पुलिस है जो बच्चों के, खासतौर से जो तालिब इल्म हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं बिल्कुल जमहूरी अपने हक के तहत, उन पे ये UAPA लगा देती है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं किसी प्रोटेस्ट को करने का, उसकी बिना पे ये UAPA लगा देते हैं। या कोई शख्स कोई वीडियो बनाता है और किसी को क्रिटिसाइज करता है सरकार को, उस पर UAPA लगा देते हैं। ये तो बाकायदा गुंडों ने सरेआम एक अशोका रोड की कोठी पे एक सांसद और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुलेआम धारदार हथियारों से हमला किया है। इसका तो फिट केस है कि इस पे तो देशद्रोहिता है ही और इस पे NSA भी लगना चाहिए और आपका UAPA के अंडर में भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। और फिर वो उन्होंने जो भी अपनी FIR उन्होंने जो की उसके तहत आज वो कोर्ट में पेश हुए। उस कोर्ट ने उनको सुना और जब वीडियो देखी तब उसने कोर्ट ने भी ये बात कही कि वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, ये सिर्फ नेम प्लेट नहीं तोड़ी है, क्योंकि इन्होंने जो धाराएं लगाई थी ये कहकर लगाई थी कि सिर्फ नेम प्लेट तोड़ी गई। तो इसलिए कोर्ट का ये डिसीजन रहा कि 4 उसमें से जो आरोपी थे उनको तो फौरन 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया
और एक जो मुख्य आरोपी था, उससे चूंकि हथियार बरामद नहीं हुआ था और वो पूरी कॉन्स्पिरेसी और जो साजिश रची जा रही थी उसके बारे में पुलिस ने कहा हमें नहीं पता है, तो उसके लिए 24 घंटे की पुलिस रिमांड दे दी। तो इस अभी कलीम साहब, मैं आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कल मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आप रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वो रिपोर्टर ने कहा है कि किसी एक दल के सदर ने, उसके प्रेसिडेंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो वो कौन सा दल है जिसके सदर ने इसके हमले की जिम्मेदारी ली है? देखिए, वो बताया जाता है हिंदू सेना, कोई विष्णु गुप्ता उसके कोई सदर है, उसने ये क्लेम किया है ये हमने करवाया हमला। लेकिन ये तो फिर हमला अब बात यहाँ पर ये आती है कि जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसने हमला करवाया उसके साथ क्या कर रही है पुलिस? उसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है और आपका स्टैंड उसके ऊपर क्या है? हमने अपना जो एप्लीकेशन दिया पुलिस को, वो यही दिया कि ये तो मेरली ये तो किराए के गुंडे हैं जो नजर आ रहे हैं, इसके असल आका तो उसके पीछे है, आप उसको अरेस्ट करिए और उसको यूएपीए में अंदर बंद कीजिए। यही हमारी डिमांड उस दिन थी और यही डिमांड अभी हमारी है। अभी तो चूंकि हम ये फर्स्ट स्टेप था कि जो लोग पकड़े गए कम से कम वो जेल में चले जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि इस एफआईआर को हम और एनहांस कराएं, जो दफाएं हैं वो और बढ़वाएं इसमें, और दिल्ली पुलिस पे हमारा ये दबाव है। दिल्ली पुलिस पे अभी आपको क्या लगता है, अभी आपको क्या लगता है कि किस किस्म से दिल्ली पुलिस इन पर कार्रवाई करेंगी कि फिर ये 14 दिन के बाद वापस छूट जाएंगे और फिर वो अपने अंदर एक हिम्मत और जज्बा इनका बढ़ जाएगा कि मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक करते जाए, दलितों के साथ ऐसा सुलूक करते जाए? तो क्या आप लोग इनको 14 दिन के छूटने के बाद भी आपकी एहतजाज जारी रहेगा? क्या आप लोग दिल्ली पुलिस से और दिल्ली हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि 14 दिन के बाद भी इनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए? हमारा दो तरह से हम इसको केस को फाइट करेंगे। एक तो ये कि हम लीगली, हमारी टीम आज भी पूरी मौजूद थी, हमारी लीगल टीम पूरी कोर्ट में रही और बाकायदा उसको हमने इनकी जमानत को का मुखालफत की। दूसरा, हम इसको प्रोटेस्ट को भी जारी रखेंगे क्योंकि ये तो मुल्क की बका का और मुल्क की छवि का सवाल है। यानी ये जो दिल्ली का मुख्य चुनाव आयुक्त या हिंदुस्तान का मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर की कोटी है सदर साहब की, दूसरे सामने ही दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है और पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना भी मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी मुश्किल से 2-4 मिनट की दूरी पर रहते हैं। तो आखिर इतने वीवीआईपी जोन में इस तरह का हमला होना, इस तरह के गुंडों के हौसले बड़े होना, ये तो मुल्क के लिए बहुत बुरी बात है और इसने पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि आखिर इस बीजेपी हुकूमत में इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब ये रेडिकलाइज हो रहे हैं लोग और रेडिकलाइजेशन से दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उन्हें अपने घर के नीचे नहीं समझ में आ रहा कि कितनी बुरी तरह से लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं कि नौजवान और एक उसमें गुस्से में या इसकी जो भी इसको आप नाम दें, प्रतिशोध कहें, और वो एक सांसद के घर पे हमला कर देते हैं। तो ये तो अगर हाल चलता रहेगा तो हिंदुस्तान की जमहूरियत का बचना मुश्किल है। ये तो हिंदुस्तान के आइन पर खिंचे उड़ने जैसा है। कलीम साहब, लोगों का मानना यह है कि दिल्ली में एक वीवीआईपी एरिया सेव नहीं है, दिल्ली में एक सांसद का वीवीआईपी एरिया में घर सेव नहीं है, तो फिर कहां तक दिल्ली की टीम अपने आप को महफूज समझ रही है? दिल्ली की आवाम और दिल्ली की जनता, दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता कहां तक अपने आप को महफूज समझ रहे हैं? दिल्ली के इन हुक्मरानों के बीच में, दिल्ली के इन पुलिस के बीच में कहां तक आप अपने आप को महफूज समझते हैं? देखिए, जो पिछले 5-7 साल से दिल्ली पुलिस का जो रवैया बदला है वो तो वाकई बहुत ही अपने स्केल से या अपने स्टैंडर्ड से बहुत डाउन है। और जिस तरह से पिछले 2 साल में मुस्लिम बच्चे बच्चियों पे, बेकसूर बच्चे बच्चियों पे जो यूएपीए और एनएसए और मतलब बहुत ही सख्त दफाओं में उनको जेलों में डाला गया है, उनकी 1-1 साल 2-2 साल हो चुके हैं, उनको जमानत नहीं मिली है, तो दिल्ली पुलिस से तो कोई उम्मीद रही नहीं है। अलबत्ता सरकारों से हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप अब भी सुधर जाइए, वरना तो ये जो मुल्क ने पिछले 50-60 साल में मेहनत करके जो इज्जत कमाई है, आपने तो उसे मिट्टी में मिला दिया है। और मिट्टी में भी मिला दें आप, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि इतने बड़े मुल्क को आप जो है वो इतनी बुरी तरह से चला रहे हैं? अगर आपने नहीं संभला तो इस्तीफा दीजिए, आप किसी दूसरे को मौका दीजिए। कलीम साहब, क्या आपकी इस वाकये को लेकर दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिशियल से या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो
या फिर दिल्ली के हमारे मुस्लिम एमएलए हो, क्या आपकी उनसे बात हुई है? क्या अब तक उनकी तरफ से इसको लेकर मजम्मती बयानात कुछ जारी हुए हैं जिससे एक आवाम में सब्र पैदा हो और आवाम में हिम्मत पैदा हो? देखिए, दिल्ली में तो बहुत ही हिपोक्रेट गवर्नमेंट है दो। एक तो दिल्ली गवर्नमेंट है जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल है, वो इतना डबल स्टैंडर्ड पर्सन है कि उसके कोई जरा फांस भी चुभ जाए तो उस पर वो ट्वीट भी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और वो लोगों को फेसबुक पे भी लाइव करेगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया कि अशोका रोड, यानी वो अशोक रोड जहां पे बीजेपी का हेडक्वार्टर है, ऐसा बहुत ही वीवीआईपी रोड है वो, उस रोड पर इतने ज्यादा गुंडे आके और धारदार हथियारों से हमला कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं है, किसी दूसरी सेकुलर पार्टी का भी एक ट्वीट नहीं है, बीजेपी का कोई ट्वीट नहीं है। भाई कम से कम मजम्मत तो कर सकते हैं। तो ये इनकी एक्चुअली जो नियतें हैं वो साफ नहीं है। ये इस तरह की सियासत को बनाए रखना चाहते हैं कि जिससे समाज में जहर फैले और इसी तरह से जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो बढ़े, और इलेक्शंस में इनको कोई किसी तरह का ये फायदा देखते हैं कि जब पोलराइजेशन होगा तो इनको फायदा मिलेगा। चूंकि इनकी जो कारकर्दगी है सरकारों की वो बहुत ही बेकार है, ये जो हर मोर्चे पे फेल हुए हैं। ये हमारे जो कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अब तक जीडीपी एकदम रसातल में चली गई है। इनकी ना जो कोरोना इनसे नहीं संभल पाया था, इनसे सरहदें इनकी महफूज नहीं, इनका रुपया इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये सब उस नाकामी को बचाने के लिए डाइवर्ट करते हैं इसे। सलीम साहब, क्या दिल्ली के हमारे मुस्लिम एमएलए की तरफ से अब तक कोई एक ट्वीट या मजम्मती बयान कुछ आया है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम एमएलए दिल्ली की आवाम के साथ खड़े होते हमेशा। तो मेरा ये पूछना इसके लिए है कि आज तक दिल्ली के एमएलए का कुछ मुस्लिम एमएलए का क्या इसके ऊपर कुछ मजम्मती बयान आया है? ना दिल्ली के किसी मुस्लिम एमएलए का कोई मजम्मती बयान आया है, ना उनके मुखिया का आया है। और देखिए उनके नाम जरूर मुस्लिम हैं, वो हैं भी मुस्लिम फैमिली से, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं, वो आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी और जो गाइडलाइंस है उसके पाबंद हैं। आम आदमी पार्टी मुस्लिम लफ्ज अपने मुंह पे लाना नहीं चाहती। वो आप तो ये तो सांसद हैं, चलिए दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सिविल डिफेंस कर्मी राबिया सैफी और ऑन ड्यूटी उसका मर्डर हो जाता है, और वो भी उसमें भी करप्शन के लोग उसमें शामिल हैं, बहुत बड़ा करप्शन रैकेट में उसका मर्डर होता है। उसको भी मजम्मत के या हमदर्दी का एक ट्वीट भी मुख्यमंत्री नहीं करता, ना उनसे मिलने जाता है। तो इस सरकार इस सरकार जो केजरीवाल सरकार है इसका तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जी करीम साहब, जब अगर राबिया सैफी की अगर आप बात करते हैं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने जिस तरीके से राबिया सैफी के हक के लिए, राबिया सैफी के इंसाफ के लिए आवाज उठाई है, जो ये हमला हुआ है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें भी इन लोगों को राबिया सैफी का प्रोटेस्ट देकर ये लोग डर गए थे, इसके लिए हमला किए। क्या ये बात भी हो सकती है? बिल्कुल। देखिए जब से मैंने MIM की दिल्ली सदर की जिम्मेदारी संभाली है, 19 मार्च को मेरी तकर्री हुई, लेकिन उसके बाद फौरन ही वो लॉकडाउन लग गया, रमजान आ गए, तो मैं 1-2 महीने तक दिल्ली बंद रही। लेकिन मैंने 20 मई से जब से काम करना शुरू किया और पूरा संगठन खड़ा होकर वो जब जमीन पे मुद्दों को उठाने लगा, तो इन दोनों सरकारों में बौखलाहट है। और खासतौर से राबिया सैफी के मामले में तो हमने 19 कैंडल मार्च निकाले हैं, पूरी दिल्ली को जगाया है, पूरे हिंदुस्तान को जगाया है, और इनकी पोल खोली है कि ये किस तरीके से अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, और उसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है। तो ये बिल्कुल इसके सीधे ये वजह है कि वो हमें इस तरह की कायराना हरकत से वो चाहते हैं कि शायद मजलिस डर जाए या बैरिस्टर साहब पे कोई असर पड़ जाए। तो हमने ये कल भी बताया है और आज भी हम आपके इंटरव्यू में भी ये बात कहते हैं कि ना तो मजलिस डरने वाली है और ना मजलिस के सामने ये कोई ऐसा पहला वाकया है। ये जब से मजलिस बनी है इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, और मजलिस इस तरह के वाकयात को फेस करने में भी एक्सपर्ट है। और चूंकि हम आईन के दायरे में काम करते हैं, इसलिए हमने अपने सारे कारकुनान को यह हिदायत जारी की हुई है कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, सब्र और तहम्मुल से काम करना है, कानून के दायरे में रहते हुए अपने जो भी आपके जमहूरी हक है उनको आवाज उठानी है, और अपने लिए इंसाफ की मांग भी करनी है और इंसाफ लेना भी है, और जहां जरूरत पड़े तो इंसाफ। जी करीम साहब, आखिरी में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के जरिए दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम को और दिल्ली के उन नौजवानों को और दिल्ली की आवाम को आप इस वीडियो के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं उस घटना को लेकर? मैं उस घटना को लेकर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो कौमें संघर्षशील होती हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। दूसरा,
हालात कितने ही संगीन हो, ना तो आपको अपना हौसला ना औसान खोने हैं, ना हिम्मत हारनी है, और पूरी जुर्रत और जसारत के साथ उसका मुकाबला करना है। और मुल्क में अभी आइन बाकी है, इस आइन के दायरे में अपने सारे हुकूक संघर्ष करके लड़कर हासिल करने हैं। और इस बात का ख्याल रखना है कि जहां जहां गरीब, मजलूम या दबे कुचले तबके पे कभी भी जुल्म होता है, उसके साथ हमेशा खड़े रहना है। ये तो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला था, ये तो हमारी अकीदत और हमारी क़यादत पे हमला था, तो ये तो किसी हाल में ही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी तरीके से हमें सबसे गरीब समाज के और सबसे गरीब शख्स के खिलाफ भी अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो उसके साथ भी खड़े रहना है, और ये मिसाल कायम करनी है कि जब मजलिस आती है तो किस तरह से माहौल तब्दील होता है और किस तरह से इंसाफ कायम होता है। क्या कहीं ना कहीं इस हमले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली की टीम के अंदर कुछ डर ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, इस हमले के बाद तो और हौसला बढ़ गया है। आज कोर्ट में पूरी दिल्ली मजलिस की टीम मौजूद थी, पूरी लीगल टीम मौजूद थी। किसी तरीके का खौफ तो और हिरास तो मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कल के बाद से जो उनके हौसले बुलंद हुए हैं, वो अल्लाह नजर बस से बचाए कि वो आइंदा आने वाले वक्त में अच्छे नताइज देंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं आखिरी में कलीमुल हफीज साहब की मौजूदगी में आवाम से इस वीडियो के जरिए गुजारिश करना चाहता हूं, और इस मैं जो कल घटना हुई है, सदर मजलिस के घर पर जो अटैक हुआ है, सबसे पहले मैं उस चीज की जो है सबसे सख्त मजम्मत करता हूं। और जो कल हमला हुआ है, वो हमला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर नहीं हुआ है। वो हमला हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, और जो आने वाले दिल्ली के, यूपी के, पंजाब के जहां के भी इलेक्शंस है, वहां के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए वहां की आवाम को डराने के लिए ये हमला किया गया है। और हम इस वीडियो के जरिए जो है दिल्ली की सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक कारकुन की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली की आवाम की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के मुसलमानों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते तो हम आपसे मुतालिबा करते हैं कि आप अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें, फिर दिल्ली की आवाम दूसरी सरकार बनाएंगी, उनके हाथ में कमान सौंपेगी। जी कलीमुल हफीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ काम करेंगी और उसकी क़यादत जनाब कलीमुल हफीज साहब और मजबूती के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।